हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के बीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, साहित्यिक स्रोत में आपका हमने वैदिक साहित्य कंप्लीट कर लिया है और उसके पिछले के लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जो सोर्सेज हैं, जैसे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, लिटरेसी सोर्स हो या फिर ओरिजिन आर्टिकल हो, तो इनमें से आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे हमने कम्प्लीटली बात कर ली है। आप वो पीछे के लेक्चर्स को देखेंगे हमारे, तो आपको और अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब जो है हमने कल से मतलब कि हमने अभी पिछले वीडियो से आपका लिटरेसी सोर्सेज स्टार्ट किया है, साहित्यिक स्रोत को पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। तो साहित्यिक स्रोत में हमने पहले टॉपिक में अपने पहले लेक्चर में अपने वैदिक साहित्य को कवर किया था और आई होप आप सभी को वैदिक साहित्य के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो आज के अपने लेक्चर में जो है तो हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य के बाद कौन सा साहित्य आया, क्या आया। तो इस लेक्चर में पहले हम बात कर ले आज हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में आज जो हम पहले पढ़ेंगे वो हमारा होगा सूत्र साहित्य। ठीक है, सूत्र, एक सेकंड थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम सूत्र साहित्य, ठीक है, पहले जो है हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, देन सेकंड हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपने हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद हम वेदांगों के बारे में बात करेंगे कि वेदांग कितने हैं, वेदांग क्यों वेदांगों की रचना की गई, वेदांग की रचना करने का क्या कारण था, वेदांग के ऊपर जितनी भी बातें हैं हम इस पे करेंगे। वेदांगों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस वेदांग में किस चीज की जानकारी मिलती है, थोड़ी थोड़ी हम उस पे बात करेंगे। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं जितने क्वेश्चन, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उपवेद की। ठीक है, वेद के बाद उपवेद आए, उपवेद क्यों आए, उपवेद पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो है आपका स्मृति साहित्य। ठीक है, क्या है, स्मृति साहित्य। तो इन सब पे हम वन बाय वन करके बारी बारी बात करेंगे और आई होप मेरे पिछले लेक्चर से ज्यादा आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आए। हर एक लेक्चर में मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको चीजें जो मैं बताऊं वो समझ आनी चाहिए, वो चीजें आपको याद होती रहे और समझ आए, मेरा यही प्रयास रहता है। तो आइए हम बात करते हैं पहले सूत्र साहित्य के बारे में। पहले वैदिक साहित्य की रचना की गई, वैदिक साहित्य आया, वैदिक साहित्य के बाद में आपका सूत्र साहित्य की रचना की गई। सूत्र साहित्य की रचना में क्या था, सूत्र साहित्य, इसे सूत्र साहित्य क्यों कहा गया, सूत्र साहित्य इसे इसलिए कहा गया क्योंकि लेखक अपनी बात को सूत्र के रूप में, सूत्र साहित्य के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करते थे, इस वजह से इसका नाम जो है सूत्र साहित्य पड़ा। ठीक है, लेखक अपनी बातों को सूत्र के रूप में अभिव्यक्त करते थे, इसलिए इसे सूत्र साहित्य कहते हैं। ठीक है, अब सूत्र साहित्य से हमें किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, किस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। तो सूत्र साहित्य से हमें वैदिकोत्तर काल के जीवन पर प्रकाश डलता है। मतलब वैदिकोत्तर काल के जीवन में, वैदिकोत्तर काल में जो भी घटनाएं घटी हों, चाहे वो आपकी किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, चाहे वो राजनीतिक घटना हो, सामाजिक घटना हो या धार्मिक दृष्टिकोण हो, कुछ भी हुआ हो वैदिकोत्तर काल में, तो उस पे जो प्रकाश पड़ता है वो हमें सूत्र साहित्य के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो सूत्र साहित्य की रचना की गई थी वैदिकोत्तर काल की जानकारी को जानने के लिए। ठीक है, और सूत्र साहित्य में लेखक अपनी बात को एक अभिव्यक्त करने का उसका तरीका जो है वो सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सूत्र साहित्य के बाद हम बात करेंगे वेदों की, वेदांग की। वेदों की बात हमने कर ली है। अब वेदों को पढ़ना थोड़ा कठिन था, उनको समझना कठिन था,
उनको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वेदों का सरल रूप आया। सरल रूप मीन्स वेदों के अर्थ को समझने के लिए आपका वेदांग की रचना की गई। ठीक है, और आपके वेदांग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो आपके 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। तो 6 वेदांग है आपके। ठीक है, तो 6 वेदांग में देखिए आपका कौन कौन सा है। फर्स्ट जो है आपका शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, देन सेकंड जो आपका है वो है कल्प सूत्र। ठीक है, फर्स्ट शिक्षा शास्त्र, सेकंड है कल्प सूत्र। ठीक है, थर्ड वन इज व्याकरण। ठीक, देन फोर्थ जो है आपका वो है निरुक्त शास्त्र। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला जो आपका है वो है छंद शास्त्र एंड लास्ट वन इज आपका वो है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र की रचना क्यों की गई या शिक्षा शास्त्र के अंदर क्या बताया गया? शिक्षा शास्त्र के अंदर वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, जो भी वैदिक स्वर थे उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपका शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। ठीक है, उसके बाद कल्प सूत्र की रचना। नियम, क्या नियम होंगे, विधि नियम हो या कोई भी नियम हो, नियम के लिए, नियम कानून के लिए, जैसे आज के टाइम में नियम कानून हम कहाँ से, संविधान से फॉलो करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपका कल्प सूत्र में जो नियम थे उनको लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो नियम और कानून जो बनाए गए वो किसके अंतर्गत आपके आते हैं? कल्प सूत्र के अंतर्गत। और कल्प सूत्र को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कल्प सूत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आपका जो है वो है स्रोत सूत्र। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, देन सेकंड जो आपका है वो है आपका ग्रह सूत्र। क्या है? ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट जो आपका है, विजिबल हो रहा है आपको? हाँ, विजिबल हो रहा है। ठीक है, जो थर्ड और लास्ट है वो है आपका धर्म सूत्र। ठीक है, धर्म सूत्र। अगर कुछ विजुअल नहीं भी हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुन के भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको विजुअल नहीं होता है तो मैं थोड़ा उसको और ऊपर लिखने की कोशिश करूंगी। था कल्प सूत्र में आपके नीति नियम से रिलेटेड, नियम कानून से रिलेटेड, जैसे इस टाइम पीरियड में हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं अपने, उसी तरीके से हम कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि उस टाइम में जो भी नीति और नियम होते थे, चाहे वो किसी के लिए भी हो, किसी भी कास्ट के लिए हो या किसी भी जनसाधारण के लिए हो या किसी भी के लिए हो, राजा हो, किसी के लिए भी हो, तो वो जो आपके क्या थे, वो जो भी नीति नियम थे वो आपके कल्प सूत्र में आते थे, और कल्प सूत्र को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम बात कर ली कि कल्प सूत्र को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन से वो 3 पार्ट्स हैं। तो पहला जो है आपका वो है स्रोत सूत्र। ठीक है, देन सेकंड है आपका ग्रह सूत्र और लास्ट है आपका धर्म सूत्र। इस पे भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो स्रोत सूत्र में क्या किया गया है, किस चीजों को रखा गया है? स्रोत सूत्र में आपकी बात की गई है उन चीजों की, कि जैसे कि जो आपके ये आपके गृह सूत्र में वैदिक, लौकिक और परलौकिक पे बात की गई है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। स्रोत सूत्र में सबसे फर्स्ट वाले में आपके बात की गई है कि ज्ञान संबंधी बातें, ज्ञान संबंधी नियम हो, जो भी कर्तव्य हो या यज्ञ से, अनुष्ठान से, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी वो आपकी किसके अंदर आएंगी? जो भी कर्तव्य होंगे वो आपके स्रोत सूत्र में आएंगे। मतलब यज्ञ संबंधी, यज्ञ के नियम कह सकते हैं आप, यज्ञ नियम, ठीक है, या फिर ज्ञान संबंधी बातें, ज्ञान बातें, वो आपकी किस में है? वो आपकी है स्रोत सूत्र में। ठीक है, सेकंड आपका है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में क्या है आपकी? मनुष्य की लौकिक और परलौकिक कर्तव्य, मनुष्य के लौकिक
ठीक है, और क्या, एंड परलौकिक, परलौकिक, परलौकिक कर्तव्य, जो भी होंगे मनुष्य के लौकिक और परलौकिक कर्तव्य, वो आपके किस में आएंगे, वो गृह सूत्र में आएंगे। मतलब मनुष्य के जीवन में रिलेटेड जो भी कर्तव्य है, जो भी नियम है उसके, लौकिक हो चाहे वो परलौकिक हो, उसकी बात हम गृह सूत्र में करते हैं। ठीक है, जो आपके 8 प्रकार के विवाह होते थे उस टाइम में, उसकी बातें भी आपकी गृह सूत्र के अंदर की जाती थी, 8 प्रकार के विवाह की बात। ठीक है, उसके बाद आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या था, धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक जो भी कर्तव्य हुआ करते थे मनुष्य के, उनकी बातें, उनके नियम जो भी थे, वो आपके धर्म सूत्र में मिलते थे। ठीक है, जैसे कि उस टाइम पीरियड में आपके चार वर्ण थे, चाहे वो आपके सबसे पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ये चार प्रकार की जातियां थी, मतलब 4 प्रकार के वर्ण थे। तो इन वर्णों की जो भी कर्तव्य, जो भी नियम थे, वो आपके धर्म सूत्र के अंतर्गत आते थे, कि उनको जो भी अधिकार प्राप्त थे, वो भी सारी चीजें आपके धर्म सूत्र के अंतर्गत थी, और उसके अंदर ये सारी बातें की जाती थी। ठीक है, उसके बाद आपका हमने धर्म सूत्र पढ़ लिया। उसके बाद आपका है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है आपका, व्याकरण एक प्रकार का ग्रंथ है। तो व्याकरण पाणिनि ने सबसे पहले इसकी रचना की है, पतंजलि का महाभाष्य, जिसमें आपको पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो व्याकरण ग्रंथ था, वो पहला व्याकरण ग्रंथ था। उसके बाद निरुक्त है। तो निरुक्त क्या है, यास्क द्वारा शताब्दी में, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यास्क द्वारा निरुक्त की रचना की गई थी। उसके बाद आप बात करेंगे छंद की। तो जिस टाइम वैदिक पीरियड था, उसी टाइम में छंद शास्त्र का भी विकास हो चुका था, क्योंकि हमको वेदों में छंदों के प्रयोग से ये पता चलता है कि छंद उसी टाइम पीरियड से ही, मतलब सूत्र साहित्य के आने से पहले वैदिक साहित्य के टाइम में ही छंद आ चुके थे, छंद का विकास स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपका ज्योतिष शास्त्र पे। ज्योतिष शास्त्र भी आपका बहुत ही प्राचीन है, प्राचीनतम कहा गया इसे इसलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में सूत्र साहित्य के आने से पहले ही इसका भी विकास हो चुका था, इसको भी जाना जा चुका था, पहले से ही ये था, विद्यमान था। इसमें विस्तार जो हुआ है वो आपका इस टाइम पीरियड में और अच्छे से हुआ है, बट ये आ चुका आपका पहले ही था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात कर ली सूत्र साहित्य की, वेदों की बात कर ली, वेदांग की बात कर ली हमने। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे उपवेदों के बारे में, कि उपवेद जो थे आपके 4 थे, वो कौन से थे, किस चीज से रिलेटेड थे। उपवेदों के बारे में थोड़ा सा मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, तो आपके लिए नाम तो आपको पता ही होगा, थोड़ी सी मैं उस पर और बात कर लूंगी। उपवेद के बारे में अब हम बात करेंगे। तो उपवेद में आपके उपवेद कितने हैं, आपके 4 उपवेद हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका, पहला है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। ठीक है, देन सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका आयुर्वेद के बाद आपका धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। फिर आपका है शिल्पवेद, शिल्पवेद, और लास्ट जो है आपका आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, और आपका लास्ट जो है वो है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। ठीक है, अब आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, आयुर्वेद रिलेटेड है आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा से। किससे रिलेटेड है आयुर्वेद, आयुर्वेद रिलेटेड है चिकित्सा से। किस चिकित्सा से, आयुर्वेदिक चिकित्सा से। ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सा से ये रिलेटेड है आयुर्वेद। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आयुर्वेद आयुर्वेदिक चिकित्सा से रिलेटेड है, क्योंकि साइंस, मेडिसिन वगैरह अभी आई है, उस टाइम पीरियड में आपकी आयुर्वेदिक ही चिकित्सा मोस्ट थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, उसी से ज्यादातर लोगों का इलाज होता था। तो आयुर्वेद पहले से ही आपका है। उसके बाद आपका है धनुर्वेद। धनुर्वेद मीन्स धनु मीन्स धनुष, धनुष मीन्स कला, कला और कला, युद्ध से, युद्ध कला से रिलेटेड है आपका धनुर्वेद। किससे रिलेटेड है,
युद्ध कला से, ठीक है, युद्ध कला से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपका शिल्प वेद, शिल्प वेद में शिल्प कला यानी कि निर्माण की बात हो रही है आपकी। इसमें किसकी बात हो रही है, इसका विषय है आपका निर्माण, ठीक है। देन लास्ट है आपका गंधर्व वेद, यानी कि गंधर्वों की जब बात हो रही है, यानी कि संगीत की, नृत्य की बात हो रही है, तो गंधर्व वेद आपका संगीत कला से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, संगीत कला से। मैंने आपको बताया था इसके राइटर कौन है, आयुर्वेद जो है यानी कि ऋग्वेद में आता है, तो इसको जो इसके जो आपके प्रवर्तक हैं वो आपके हैं, कौन है, प्रजापति, ठीक है। और धनुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके विश्वामित्र, ठीक। और शिल्प वेद के जो हैं आपके वो विश्वकर्मा जी हैं। और गंधर्व वेद यानी संगीत और कला के जो आपके प्रवर्तक हैं वो आपके हैं नारद, ठीक है। हमने उपवेदों पे बात कर ली है। उपवेदों की रचना हुई तो क्यों हुई, उपवेदों की रचना हुई है वेदों के अंदर की, मतलब वेदों की और अच्छे से जानकारी के लिए, वेदों के विषय क्या होंगे, ठीक है, उसके लिए उपवेदों की रचना की गई, ठीक है। वेदों के विषय की जानकारी के लिए उपवेदों की रचना की गई। उसके बाद उपवेदों के बाद हम बात करेंगे आपका स्मृति साहित्य के ऊपर, ठीक है। तो हमने अपना अभी तक का पूरा, पहले हमने स्टार्टिंग की थी आपकी इस लेक्चर से सूत्र साहित्य पे। सूत्र साहित्य के बाद हमने बात की वेदांग की, वेदांगों के बाद हमने बात की आपके 6 वेदांग थे, वेदांगों को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने उपवेद पे बात की। अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या है, स्मृति साहित्य का विकास कब हुआ, मतलब पहले आपका वैदिक पीरियड आया, फिर उसके बाद आपका सूत्र साहित्य आया, उसके बाद आपका आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में कौन सा स्मृति साहित्य सबसे पुराना है, उनसे क्या जानकारी मिलती है, अब इस पे हम बात करेंगे।